साइंस 10.1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस वीडियो से हम लोग क्लास 10 साइंस शुरू कर रहे हैं और साइंस 10 मतलब क्लास 10 की साइंस और पॉइंट 1 मतलब पहला चैप्टर। हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं। तो क्लास 10 साइंस में हमें 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसमें से हमारे जो 4 चैप्टर्स हैं वो केमिस्ट्री के हैं, अगले 4 चैप्टर्स बायोलॉजी के हैं, अगले 4 चैप्टर फिजिक्स के हैं। क्लास 10 तक सीबीएसई में जो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसमें साइंस की एक ही बुक में सब रहता है, लेकिन जब हम लोग क्लास 11th में जाते हैं तो साइंस 3 भाग में बट जाती है। पहला भाग फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी। तो ये क्लास 10th है जो इसमें ये सारे चैप्टर्स में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं शुरू के जो 4 चैप्टर्स है वो केमिस्ट्री के हैं। कौन कौन से? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दूसरा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, तीसरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और चौथा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th और 12th के लिए, उसका एक बेस है, ठीक है। तो क्लास 9th और 10th में हम लोग बहुत ही ब्रीफ में जाएंगे, बहुत गहराई में नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि हमें समझ में आए कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है और क्लास 11th और 12th के लिए हम लोग तैयार हो पाएँ। और हम लोग क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और एनसीईआरटी हमारी कोर्स बुक है, बहुत ज़्यादा डिटेल और गहराई में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले जो हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं वो बायोलॉजी से कनेक्टेड है। 5वां चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, अगला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगला है हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस और 8th चैप्टर है हेरिडिटी। उसके बाद 4 चैप्टर्स हमारे फिजिक्स से रिलेटेड हैं जो कि हैं चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी और 12th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो लास्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 13 आवर एनवायरनमेंट, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट फिजिक्स के हैं, कुछ केमिस्ट्री के, कुछ बायोलॉजी, मतलब एक जनरल ईवीएस जैसा चैप्टर है। तो इस वीडियो में ये हमारी क्लास नंबर 1 है। इसमें हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये हमारी क्लास नंबर 1 है। आप क्या करिएगा कि सारे क्लासेस को क्लास 1 से शुरू करिएगा। मतलब मान लीजिए हम लोग क्लास नंबर 10 भी पढ़ रहे हो तो आप पहले क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 सबको रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट होगा, एक मोटिवेशन रहेगा। जब चीज़ें कनेक्ट करके हम लोग पढ़ते हैं तो एक मोटिवेशन के साथ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप रिविजन पे बहुत ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, गिव एग्जांपल्स। क्लास 9th का जो पहला चैप्टर था उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। शुरू के जो 2 चैप्टर थे उसमें हमने ज़्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी अपीयरेंसेस के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, फार्मूलाज के बारे में पढ़ा था। तो क्लास 9th में हमें बेसिक बातें पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। उसी को हम लोग क्लास 10th में कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जो हमें दूर से ही दिख जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जिसे हम टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद पता चलता है उसका फॉर्मूला क्या है, उसके अंदर कार्बन है कि हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो एक बार आंसर मैं पढ़ता हूँ। व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। Physical properties of matter are the characteristics that can be observed or measured without changing the substance's chemical composition। मतलब उसके अंदर क्या है उसको चेंज किए बिना उसका अपीयरेंस, मतलब वो कैसे दिखता है, उसका कलर क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है और उसमें ऑर्डर है कि नहीं। ऑर्डर मतलब स्मेल, उसमें से कोई स्मेल आता है या फिर वो ऑर्डर लेस है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जाम्पल्स में पहला तो अपीयरेंस है, मतलब उसका कलर क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका शेप क्या है, उसका टेक्सचर मतलब वो स्मूथ है या रफ है। और उसके बाद उसका ऑर्डर मतलब यहाँ पर ODOUR वो ऑर्डर है जिसका मतलब होता है स्मेल है कि नहीं है। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, वो दिखने में सॉलिड है, लिक्विड है या फिर वो गैसियस स्टेट में है, ये भी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद उसके कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे डेंसिटी हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, ये सब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये हमारे क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अगला हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज। तो ये सब कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है केमिस्ट्री के। फिजिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब क्वेश्चन है फिजिकल चेंज क्या है। तो यहाँ पर चेंज लिखा है मतलब कुछ चेंज हो रहा है, और यहाँ पर फिजिकल है मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है।
तो जहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी चेंज होती है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज अ फिजिकल चेंज, गिव एग्जांपल्स। तो अ फिजिकल चेंज इज अ चेंज दैट अफेक्ट्स द फॉर्म ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस हमारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स है ना, इसको हमने क्लास 9th में बेसिक में देखा था। तो अ फिजिकल चेंज इज अ चेंज दैट अफेक्ट्स द फॉर्म ऑफ अ केमिकल सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, बट नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन। और केमिकल कंपोजिशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कितना बॉन्ड बना रहे हैं, उसके फॉर्मूला में कितने एटम मान लीजिए आयरन के हैं, कितने ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं करता है वो, ठीक है। तो फिजिकल चेंज इज अ चेंज दैट अफेक्ट्स द फॉर्म ऑफ अ केमिकल सब्सटेंसेस बट नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन, दैट इज अरेंजमेंट एंड रेशियो ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स मेकिंग अप अ कंपाउंड, जो हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल के लिए मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जब पिघलता है तो पहले वो सॉलिड था, अब वो लिक्विड हो गया, स्टेट चेंज हो गया, उसका फॉर्म दिखना चेंज हो गया, मतलब हम लोग कैसे देखते थे उसको, सॉलिड में पहले दिखता था, अब लिक्विड में दिख रहा है। तो ये जो चेंज ऑफ स्टेट है वो हमारा फिजिकल चेंज है। लेकिन जो हमारा वाटर था वही आपका सॉलिड फॉर्म में आइस होता है और लिक्विड फॉर्म में वाटर ही रहता है, उसका फॉर्मूला H2O होता है। तो H वही है, O वही है, 2 एटम H के 1 एटम O का, ठीक है। केमिकल फार्मूला सेम है, कंपोजिशन सेम है, बस उसका स्टेट चेंज किया, तो इसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलेंगे। अगला है बॉइलिंग ऑफ वाटर, फिर से चेंज ऑफ स्टेट है। उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, जैसे ग्लास टूट जाता है, ठीक है। तो पहले भी ग्लास था, उसमें जो उसका केमिकल फार्मूला के एलिमेंट्स होंगे वो सेम थे। जब ग्लास बिखर गया, टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसमें भी आपका वो है तो ग्लास, ठीक है, वही एलिमेंट्स होंगे जो पहले थे जब वो टूटा नहीं था, ठीक है। तो फिर है चेंज टू क्रिस्टल फॉर्म। देखिए एक एमोर्फस फॉर्म होता है, एमोर्फस, और एक क्रिस्टल फॉर्म होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो वहाँ अरेंजमेंट में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। बाकी एलिमेंट वही है, कंपोजिशन वही है, डेफिनेट प्रोपोर्शन जिसमें वो कंबाइन किए होंगे वो वही है। उसके बाद चेंज इन शेप, अगर हम लोग कट करते हैं, मान लीजिए सोडियम है, किसी को हम लोग कट करते हैं, ठीक है, तो शेप में चेंज आया पर वही रहा हमारे पास एलिमेंट या कंपाउंड। चेंज इन साइज, चेंज इन कलर, ठीक है, वॉल्यूम या डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर जो चेंज इन कलर है उसको हम लोग को ध्यान रखना है। चेंज इन कलर आपका ऑब्जर्व होता है केमिकल चेंज में भी, ठीक है। और जो चेंज इन स्टेट है वो भी केमिकल चेंज में हो सकता है, पर वो एक एलिमेंट या एक कंपाउंड का चेंज ऑफ स्टेट नहीं होगा, ठीक है। वो हम लोग जब देखेंगे कि प्रोडक्ट में अगर कोई चेंज ऑफ स्टेट आ रहा है तो वो कंपाउंड कुछ और होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है चेंज इन कलर, तो ये चेंज इन कलर एक केमिकल चेंज का भी कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो हमें ये सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है, पर अभी हम लोग बेसिक और ब्रीफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिजिकल चेंज जिसमें केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता है, ठीक है। अगला, अच्छा एक और बात है, फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, चेंज इन, यहाँ फिजिकल नाम है तो फिजिकल कनेक्ट हो रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज से, तो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगला हमारे पास क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो केमिकल प्रॉपर्टीज अब हम लोग देखेंगे, और जैसे फिजिकल चेंज था तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा केमिकल चेंज होगा, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब हाउ अ सब्सटेंस बिहेव्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल प्रॉपर्टी, उसमें केमिकल चेंज होता है, मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पता लगाते हैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा, और केमिकल रिएक्शन हमारा केमिकल चेंज होता है। तो ये तीनों कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, बस ब्रीफ में हम लोग देखते हैं। तो व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब हाउ अ सब्सटेंस बिहेव्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मतलब जब उसके साथ केमिकल रिएक्शन या वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या चेंजेस होगा, क्या फॉर्मेशन होगा या फिर क्या होगा, तो वो सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पता होगा तो हम बता सकते हैं कि ये सब्सटेंस जब इससे रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म होगा, ये सब्सटेंस जब इससे रिएक्ट करेगा तो ऐसा होगा, ठीक है। तो वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, जो पता करते हैं कि केमिकल रिएक्शन में वो कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज या इट डिस्क्राइब्स अ सब्सटेंस एबिलिटी टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। तो उसका एबिलिटी होता है, केमिकल प्रॉपर्टी से हम लोग पता लगा लेते हैं कि ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस
which involve the breaking of and forming of chemical bonds resulting in the formation of new substances। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि केमिकल प्रॉपर्टीज कब लगती है? जब वो केमिकल रिएक्शन करता है। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग देख पाते हैं कि ये ऐसे चेंज हो गया, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे कि अब जब भी ऐसे रिएक्ट करेगा तो ऐसे ही वो चेंज होगा, तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बन जाएगी, ठीक है। एक बार और हम लोग देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग केमिकल चेंज विच इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ एंड फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। तो केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं? बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एटम्स रीअरेंज होते हैं और न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। विच इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ एंड फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन से हमें पता चलता है किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। एग्जाम्पल्स के लिए फ्लेमेबिलिटी, ठीक है, टॉक्सिसिटी, हीट ऑफ कंबशन या जब वो कंबशन करता है, कंबशन, कोरोसिवनेस, कोरोड होता है कि नहीं, उसमें जंग लगता है कि नहीं, वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। उसकी रिएक्टिविटी, अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, एसिडिटी, उसकी बेसिसिटी, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शंस। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जनरली जो रिएक्शन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, जिसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड फॉर्म होते हैं, नया सब्सटेंसेस फॉर्म होता है, उसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सब कनेक्टेड टर्म्स है, तो हम लोग धीरे धीरे समझ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग। तो कम से कम आप एनसीईआरटी की कोर्स बुक है तो उसकी एक एक लाइन और एक एक क्वेश्चन आप पढ़िएगा ज़रूर। हो सकता है आपको समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप थोड़ा रुकिएगा, है ना, और आगे बढ़िएगा, बीच में आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाइएगा, डाउट रखिएगा पर रुकिएगा नहीं, धीरे धीरे आप आगे बढ़िए और रिवाइज करिएगा, धीरे धीरे कनेक्ट होकर आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, आप इसमें और भी जगह से देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, आप अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, और अपने नोट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पीडीएफ देखेंगे जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो आपको जो इसमें से लगे लिखना चाहिए आप वो लिख सकते हैं, आपको लगे ये नहीं लिखना चाहिए, लेंदी हो गया, तो आप अपने हिसाब से आपके नोट्स में आता है बिल्कुल उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो भी पढ़ें, इतनी मेहनत से जब आप नोट्स बनाएं तो क्लास 1 से आप इनको रिवाइज करिएगा और हर क्लास को कनेक्ट करिएगा कि पहले ये पढ़ा था, अच्छा इसके बाद ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ठीक है। वरना कनेक्ट नहीं करिएगा ना तो फिर शुरू से पढ़ने में हम जानते हैं बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी मेहनत का फिर उतना हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे, उतना हम लोग नॉलेज हासिल नहीं कर पाएंगे जो हम लोग मेहनत करके क्लास 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात कि ये सब क्या रिसर्च के टॉपिक्स हैं, ठीक है। रिसर्च मतलब जैसे अगर 11 12 आप 10th के बाद 11 12 इसी स्ट्रीम में करते हैं, ठीक है, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप उसके आगे भी जाते हैं तो भी ये आपका बेस है आगे के लिए, अगर आप इसी फील्ड को कंटिन्यू करते हैं ग्रेजुएशन या उसके बाद भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत डेप्थ है और क्लास 10 में हम लोग को बेसिक लेवल पढ़ना है, तो आप एक लिमिट रखिएगा, ठीक है। आगे बहुत आगे मत जाइए क्योंकि ये बहुत डीप पढ़ाई है, ठीक है। तो आपको समझ वैसे नहीं समझ में नहीं आएगा, वो समझ में ज़रूर आएगा, लेकिन फिर भी समय नहीं है, एक समय हमारे पास कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट भी पढ़ना है, ठीक है। फिर एक समय मिलता है जिस पर्टिकुलर समय में हम लोग पढ़ते हैं, जितना समय देते हैं उस समय में से भी हम लोग को बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, रिवाइज करने, तो और भी बहुत सारे काम हमारे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम लोग कितना डेप्थ में जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी कंप्लीट करिएगा, धीरे धीरे बढ़िएगा और फिर अपने हिसाब से आप मैनेजमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, व्हाट इज अ केमिकल चेंज। तो हमने पहले केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी किया, बेसिक में क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर हमने देखा फिजिकल चेंज क्या होता है, फिर हमने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज की जगह। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरह हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखा, अब उसी तरह हम लोग फिजिकल चेंज की तरह केमिकल चेंज भी देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज अ केमिकल चेंज। तो अ केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। जैसे जब हम लोग मेल्टिंग ऑफ आइस देख रहे थे तो पहले हमारे पास सॉलिड था फिर लिक्विड हो गया, लेकिन सॉलिड में भी वाटर ही था, H2O ही था, और लिक्विड में भी H2O ही है। लेकिन यहाँ पर हमारा नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, H2O था, H2O, बस चेंज ऑफ स्टेट हुआ। लेकिन यहाँ पर हमारा नया सब्सटेंस ही फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारा कार्बन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक नया सब्सटेंस वहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज हुआ। तो केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड एंड केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होता है, शुरू में जो हमारे पास था वो रिएक्टेंट्स बोलते हैं, फिर वो चेंज होकर जो नया बनाया उसको हम लोग प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ये हमें देखना है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, बर्निंग ऑफ फूड,
फूड जो हमारा डाइजेस्ट होता है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फूड, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जब रस्ट होता है तो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, एसिड बेस्ड रिएक्शन जिसमें सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, एसिड बेस्ड रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ, अच्छा यहाँ 2 बार हो गया, और सावरिंग ऑफ मिल्क। तो जब मिल्क हमारा सावर होता है, खट्टा होता है, तो उसमें एसिड का जो फॉर्मेशन होता है और भी चीज़ें होती हैं, वो सब हमारे न्यू सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. तो जब भी केमिकल रिएक्शन, कभी भी केमिकल चेंज होता है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, या जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एक केमिकल चेंज होता है। तो ये सब कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम लोग बस ऐसे ब्रीफ में समझ के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? A chemical reaction is a process in which one or more substances are converted to one or more different substances, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास शुरू में कुछ substances हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे से मिले, तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, कुछ बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर कुछ बॉन्ड बनेगा, फिर बॉन्ड ब्रेक होगा, अरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा एटम्स का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। तो ये हमारे पास पुराने सब्सटेंस है जो रिएक्ट किए आपस में, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ये हम लोग पढ़ेंगे, है ना, देखेंगे। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया, जो हमारे पास नए सब्सटेंसेस फॉर्म हुए, ठीक है। तो इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एरो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल्स है, पर एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं। A chemical reaction is a process in which one or more substances, जिसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, 2-3 हो सकते हैं, पर जनरली हम लोग 2 लेते हैं, पर 3-4 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग 2 के बारे में ही पढ़ते हैं, 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं। तो इधर जो LHS में होता है, आप देख सकते हैं मैथ्स की तरह LHS RHS, वहाँ इक्वल टू होता है, हम लोग सिंगल एरो देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज, द रिएक्टेंट्स, आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेज द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर 2-3 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन रीअरेंजेस द कंस्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स टू क्रिएट डिफरेंट सब्सटेंसेज एज प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो एटम्स होंगे, मान लीजिए मैग्नीशियम है या ऑक्सीजन है, NCERT आप रीडिंग जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। तो वहाँ पर मैग्नीशियम Mg है, फिर O2 है, तो Mg और यहाँ पर O2 का एक O, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म क्या करते हैं, MgO। फिर हम लोग बैलेंस करते हैं 2 MgO, क्योंकि यहाँ O2 था, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 Mg, तो बैलेंस भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में जो पहला चैप्टर है आपका, उसमें जो स्टोइचियोमेट्री है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस के बारे में। तो अभी हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, आगे के लिए हम लोग धीरे धीरे ब्रीफ भी पढ़ेंगे, तो हमारा हो जाएगा, आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास 11th का ये पूरा बेस है, और आगे केमिस्ट्री के लिए भी, ठीक। तो हम लोग रिएक्शन देखते हैं, एक रिएक्शन जैसे हमारे पास N2 है, ठीक है, प्लस हमारे पास H2 है, तो ये अमोनिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नाम याद रखने हैं। क्लास 9th में जब हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमने देखा था, मतलब NCERT में आपने देखा होगा, तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं फॉर्मूलाज के, ठीक है। तो यहाँ पर एक अमोनिया है, ये सब आगे आप और पढ़ते जाइएगा। तो अमोनिया है, ठीक है। फिर इसके फिजिकल स्टेट होते हैं, ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है। तो इससे पता चलता है इसका स्टेट क्या है, गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म। फिर हम लोग इसको बैलेंस करते हैं, जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, पर यहाँ 2 ही है। यहाँ पर 2 अमोनिया, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1 ही है, तो 2 से इंटू करते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मतलब डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये सब हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ 2 हो गया, तो 3 2 = 6, तो यहाँ 6 होना चाहिए, तो 3 से इंटू। तो ये सब भी हमें देखना है, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि 11th में आपको इससे फिर इन्फॉर्मेशन लेना सीखना है, कैसे इन्फॉर्मेशन लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। पर अभी हम लोग बहुत ही बेसिक में आगे बढ़ेंगे। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो हमने बहुत ही बेसिक में पढ़ा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर देखने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े, ठीक है। ब्रीफ में हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल चेंज, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अपना क्लास नंबर 1 पूरा करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 2 से शुरू करेंगे। अभी हम लोग एक बार PDF में देख लेते हैं क्वेश्चन और आंसर। मैंने ये मतलब एग्जाम के लिए नहीं लिखे हैं, एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, आपको एग्जाम्पल देना है कि नहीं देना है, वो अपने टीचर्स के संग स्कूल में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर बस मैंने समझाने के लिए कुछ नोट्स बनाए NCERT से, ठीक है। और कुछ नोट्स और हैं, पर बेसिकली लगभग सारे नोट्स आपके मैक्सिमम NCERT से ही हैं। उसी के क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 1 पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे साइंस क्लास 10 चैप्टर 1 में आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो से हम लोग क्लास 10 NCERT साइंस शुरू करते हैं।
ये हमारा कंटेंट्स है। 13 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। पहले के 4 चैप्टर्स केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, दूसरे के 4 चैप्टर्स बायोलॉजी से और तीसरे के 4 चैप्टर्स फिजिक्स से। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है अवर एनवायरनमेंट, इसमें कुछ बेसिक बातें हमें देखनी है। तो हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, गिव एग्जांपल्स। कुछ बेसिक बातें हमने क्लास 9th में करी हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द सब्सटेंसेस केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन वो किससे बना है, किन एलिमेंट से बना है, कितने प्रपोर्शन में बना हुआ है। ठीक है, इन सब के अलावा जो जनरल चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, अगर वो चेंज होती हैं या फिर जो जनरल चीज़ें होती हैं उन्हें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल में अपीयरेंस आ जाएगा, उसका कलर कैसा है, शेप कैसा है, टेक्सचर क्या है, रफ है कि स्मूथ है, ऑर्डर क्या है मतलब स्मेल है उसमें कोई कि नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, कलर, ऑर्डर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं। 11th-12th में जब आप जाइएगा तो कई सारे कंपाउंड्स या टेस्ट में आप ऑर्डर से पता कर लीजिएगा कौन सा टेस्ट है, कौन सा कंपाउंड बना, कुछ चेंजेस से पता कर सकते हैं। ठीक है, पर चेंजेस आपके केमिकल चेंज में भी होंगे, क्योंकि केमिकल चेंज भी चेंज है, ये फिजिकल चेंज है, तो हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड या गैस, तो एक ही कंपाउंड का जब स्टेट चेंज होता है तो वो आपका कंपाउंड सेम रहता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अगर स्टेट चेंज हुआ और नया कंपाउंड बन गया तो वो फिजिकल नहीं, फिर वो केमिकल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे डेंसिटी, सॉलिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, मास, वॉल्यूम, ये सब आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज, गिव एग्जांपल्स। तो अ फिजिकल चेंज इज़ अ चेंज दैट अफेक्ट्स द फॉर्म ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस हमारा होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, बट नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन, मतलब उसके केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, उसको चेंज नहीं करेगा फिजिकल चेंज, केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं करेगा। केमिकल कंपोजिशन होता है अरेंजमेंट एंड रेशियो ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स मेकिंग अप अ कंपाउंड बाय द वे ऑफ केमिकल एंड एटॉमिक बॉन्ड्स। एटॉमिक बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्डिंग, ये क्लास 11th में हमें पढ़ना है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे। ठीक है, और क्लास 9th में हमने कुछ बेसिक बातें देखी थी, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, तो कैसे वो लोग कंबाइन करते हैं, इक्वल रेशियो होते हैं चाहे किसी भी सोर्स से आपने, तो ये सब जो बातें, तो वो जिस प्रपोर्शन में कंबाइन करते हैं, जितने एलिमेंट्स रहते हैं वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये चेंज ऑफ स्टेट है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, इसमें साइज़ आपका बदलता है, टेक्सचर थोड़ा बदल सकता है। चेंज टू क्रिस्टल फॉर्म, तो एमॉर्फस फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म, ये सब बस हमें ज़्यादा जानना नहीं है, ये सब हायर लेवल में हम लोग को अच्छे से इसको पढ़ना है, पर अभी हम लोग बेसिक में आगे बढ़ते हैं। फिर चेंज इन शेप, साइज़, कलर, कलर आपका केमिकल चेंज में भी आएगा, तो हमें ध्यान रखना है। वॉल्यूम में चेंज, डेंसिटी में चेंज। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो नाम से ही पता चल रहा है फिजिकल चेंज मतलब चेंज होगा फिजिकल, फिजिकल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज, फिजिकल चेंज। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब हाउ अ सब्सटेंस बिहेव्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उस समय ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी उस एलिमेंट या कंपाउंड में जिससे हम बता सकते हैं कि ये इससे रिएक्ट करता है तो ये बनाता है। हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है, CO2 इवॉल्व होता है, कुछ नए प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो वो सब हमें पता लगता है उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो कैसे वो बिहेव करेगा केमिकल रिएक्शन में, उसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। आगे आप धीरे धीरे और समझिए कि पूरे मतलब केमिस्ट्री में रिएक्शंस, प्रोडक्ट्स, इन्हीं को पढ़ना है तो आप समझते जाइएगा क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। It describes a substance's ability to undergo chemical reaction and form new substances. Chemical properties are observed during the chemical changes which involve the breaking and forming of chemical bonds reacting in the formation of new substances. इसको आप और गहराई से पढ़िएगा जब 11th-12th में आप देखिएगा बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, नए प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है। ठीक है, तो बेस में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो कैसे बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, कैसे चेंज होता है, कैसे एटम्स अरेंज होते हैं, रीअरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल में फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, हीट ऑफ कंबशन, कॉरिजिवनेस, रिएक्टिविटी, एसिडिटी, बेसिसिटी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ा। जैसे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखा, वैसे ही फिजिकल चेंज है। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज। A chemical change is a change in which new substances with new properties are formed. तो chemical change वो change होता है
जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं और नए प्रॉपर्टीज़ उनके होते हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया था, पर उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आपका हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है, पर जब वो मिल के वाटर बनाते हैं नया सब्सटेंस, तो वो गैस नहीं, वो आपका लिक्विड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं रिएक्टेंट से या जो जुड़े हैं। ऐसे करके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, कंबशन में मदद करता है, लेकिन जब वाटर का फॉर्मेशन होता है तो वाटर मदद नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ चेंजेस आपके होते हैं, है ना। धीरे धीरे हम लोग देखते जाएंगे। पूरे केमिस्ट्री में हमें केमिकल चेंज, है ना, रिएक्शंस ही पढ़ने हैं बेसिकली। जैसे बर्निंग ऑफ फूड, डाइजेशन होता है, ग्लूकोज में कन्वर्जन, फिर उसका टूटना, एनर्जी का रिलीज़ होना, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत रिलेटेड है, ठीक है। रशिंग ऑफ आयरन, एसिड बेस रिएक्शन, रशिंग ऑफ 2 बार हो गया। फिर सॉरिंग ऑफ मिल्क, तो उसमें जो एसिड बनता है वो सब, है ना, ठीक है। अगला है वेन एवर केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो जब भी केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसी से हमें पता चलता है केमिकल चेंज हो रहा है, नया प्रोडक्ट जो बन रहा है, ठीक है। अगला हमारे पास है व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है उसका हमें एग्जांपल देखना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, जिसको हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं, आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, है ना। न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज़ केमिकल चेंज में। और केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज कनेक्टेड है। केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है, हमें पता चलता है केमिकल चेंज हो रहा है। तो वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस मतलब न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज़, जिसे हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। अ केमिकल रिएक्शन rearranges the constituent atoms of the reactants to create different substances और products, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या करता है, रीअरेंज करता है। जैसे Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो O इधर गया, है ना, फॉर्मेशन हुआ होगा बॉन्ड का, फिर MgO का फॉर्मेशन यहाँ से O और एक O हटा होगा, टूटा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके जो ब्रेक होता है, फॉर्म होता है, ये सब आपका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में होता है। तो केमिकल रिएक्शन रीअरेंजेस द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, एटम्स तो वही होगा, जैसे Mg प्लस O2 गिव्स MgO। यहाँ पर कहीं कार्बन या फिर नाइट्रोजन नहीं आएगा क्योंकि Mg और O है आपके पास, है ना। तो MgO बना, पर रीअरेंजमेंट अलग अलग है, Mg अलग है, O2 अलग है, पर यहाँ पर MgO कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये सब बॉन्ड वगैरह भी हमें देखना है, 11th में अच्छे से इसको देखना है। तो अ केमिकल रिएक्शन रीअरेंजेस द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स टू क्रिएट डिफरेंट सब्सटेंसेस एज प्रोडक्ट्स। एक यहाँ पर उदाहरण है, N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स NH3 गैस। फिर ये स्केलेटल होता है या फिर अनबैलेंस, फिर इसको बैलेंस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अमोनिया बोलते हैं। तो जैसे हमने कुछ आयनिक बॉन्ड्स के बारे में, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में ज़्यादा देखा था क्लास 9th में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में कुछ कोवेलेंट भी देखा था, जैसे CH4 वगैरह, ठीक है। तो वैसे NH3 अमोनिया होता है, ये सब हमें ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ 9th में सीखे थे, कुछ 10th में सीखेंगे और फिर 11th 12th में और सीखेंगे। तो केमिस्ट्री में बहुत ये फंडामेंटल और कोर कॉन्सेप्ट है कि आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, उनके नाम याद होने चाहिए, कैसे वो बने, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द चेंजेस और ऑब्जर्वेशंस दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। या केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज कैसे होता था, जैसे चेंज ऑफ स्टेट हुआ, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, या चेंज ऑफ शेप साइज हुआ। वैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हुआ है, इसमें वो कैसे पता लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। PPT का फॉर्मेशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कलर का चेंज, वहाँ भी कलर का था, है ना। तो यहाँ पर जो कलर का चेंज होता है, फिर आपका चेंज ऑफ स्टेट भी हो सकता है, कोई नया प्रोडक्ट बना वो हो सकता है उस स्टेट का ना हो, जो रिएक्टेंट का, जैसे रिएक्टेंट अगर हमारे गैस है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन जो वाटर बना वो गैस नहीं है, वो लिक्विड है, ठीक है। तो चेंज ऑफ स्टेट हुआ, लेकिन कंपाउंड भी अलग है, सेम कंपाउंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी होता था, पर वहाँ सेम कंपाउंड रहता था। तो ये सब कुछ बातें थोड़ी थोड़ी हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे इसको, है ना। तो बहुत ही बेसिक में हम लोग NCERT में आगे बढ़ें और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे हम लोग। आप रिवाइज करिएगा, NCERT की रीडिंग ज़रूर करिएगा, तो और भी पढ़िएगा बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले कोर्स बुक आप सेलेक्ट करिएगा जिसका आप पूरा पढ़े, ठीक है। तो आप NCERT कोर्स बुक ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, उसके क्वेश्चंस, उसके लाइन, एक एक लाइन, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 में आगे बढ़ेंगे।